हेलो एवरीवन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। और हमारे चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से 14 जुलाई 1789 को लगभग 7,000 लोग विरोध करते हैं राजा का। और इस विरोध का कारण क्या होता है, इसके लिए हम लोग 14 जुलाई 1789 से पहले जा करके उन कारणों को समझने का प्रयास किए थे और हम लोग समझे थे। आगे हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग नेशनल असेंबली के फॉर्मेशन को देखेंगे और किस प्रकार से नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करता है, फ्रेम करता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो हालांकि इस चीज़ को हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर से पढ़ेंगे ताकि कनेक्टिविटी बना रहे स्टोरी का। तो हम लोग देखते हैं क्या कि थर्ड स्टेट के जो लोग होते हैं वो 20 जून को क्या करते हैं, 20 जून को वो असेंबल्ड होते हैं। कहाँ? इंडोर टेनिस कोर्ट में। और कहाँ है? वर्साई में है ये टेनिस कोर्ट। तो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, वे अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। कौन अपने आप को डिक्लेयर करता है नेशनल असेंबली? तो जो थर्ड स्टेट है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, उनको लीड कौन करता है? तो मिराबिउ और अबेशिए, ये दो लीडर हैं थर्ड स्टेट के। ये दोनों उसका रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, मीन्स थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, मिराबिउ और आबेसिए। तो ये लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं। मतलब देश का सर्वे सर्वा यही हो गया अब, मतलब देश का दिशा दशा निर्धारित करने का जिम्मेवारी अपने आप पर उठा लेते हैं ये लोग अपने से। लेकिन आगे हम लोग देखेंगे कि राजा भी इनको स्वीकृति प्रदान करता है। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर लेते हैं। कौन लोग करते हैं? थर्ड स्टेट के लोग। थर्ड स्टेट में कौन है? कॉमन लोग, जो बिजनेसमैन हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जो अदर प्रोफेशनल हैं, वर्कर हैं, साधारण मजदूर है, ये सारे लोग थर्ड स्टेट में आते हैं और यही लोग टैक्स पे करते हैं, जैसा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये लोग अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और ये प्रण लेते हैं कि ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम न कर लें और राजा के ताकत को सीमित न कर दें। जब तक ये राजा के पावर को सीमित न कर दे और एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम न कर ले फ्रांस के लिए, तब तक ये रुकने वाले नहीं है, बिखरने वाले नहीं है। और इनका नेतृत्व दो लोग करता है, एक मिराबिउ और एक आबेसिए। तो ये लोग हम लोग यहाँ तक देख लिए। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अब चूंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बिजी हैं, तो कह रहा है कि नेशनल असेंबली तो बिजी है क्या चीज़ करने में, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, लेकिन रेस्ट ऑफ फ्रांस क्या हो रहा है? उबल रहा है ना। जो रेस्ट फ्रांस है वो क्या हो रहा है? उबल रहा है। रेस्ट मतलब बचे हुए जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी लोग उबल रहे हैं, गुस्से में हैं। ऐसा क्या हो रहा है? तो सीवियर विंटर है, मतलब ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके कारण बैड हार्वेस्ट होता है, मीन्स फसल ख़राब होता है। फसल खराब होगा तो क्या होगा? प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। किस चीज़ का प्राइस इंक्रीज करेगा? फूड का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है? सिचुएशन बदतर हो जा रहा है। आगे क्या कह रहा है? आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्वीज एट द बेकरी, क्राउड ऑफ एंग्री वोमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स। मतलब दुकान लूट लिए जा रहे हैं, लोग गुस्से हैं क्योंकि लंबी लंबी कतारों में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है ब्रेड के लिए, ज़रूरत के चीज़ों के लिए। तो इस प्रकार से स्थिति को आप समझ सकते हैं कि बदतर स्थिति अगेन हो चुका है। आगे आप क्या देखेंगे? आगे आप देखेंगे कि इन सब के बीच में एक र्यूमर फैलता है। क्या फैलता है? एक र्यूमर फैलता है। र्यूमर ये होता है कि जो सेकेंड स्टेट के लोग हैं वो थर्ड स्टेट पे हमला करने वाले हैं। सेकेंड स्टेट के लोग हैं वो थर्ड स्टेट पे हमला करने वाले, थर्ड स्टेट पे हमला करने वाले हैं। इसका क्या मतलब? उनके फसल वगैरह इन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। किसके द्वारा कर दिया जाएगा? सेकेंड स्टेट के द्वारा। सेकेंड स्टेट के लोग क्या करने वाले हैं? सेकेंड स्टेट के लोग क्रॉप्स वगैरह पे हमला करने वाले हैं, उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। और इसके कारण थर्ड स्टेट के लोग क्या हो जाते हैं? भयभीत हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। और ये लोग इसका इंतज़ार न करते हुए पहले ही क्या करते हैं? एक्शन ले लेते हैं। कौन एक्शन ले लेते हैं? थर्ड स्टेट के लोग। और ये क्या करते हैं? सेकेंड स्टेट पे हमला कर देते हैं। अब ये क्या करते हैं? सेकेंड स्टेट को लूट लेते हैं, सेकेंड स्टेट के लोग को लूट लेते हैं, कुछ को मार दिया जाता है, उन पर हमला किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सेकेंड स्टेट के द्वारा किया जाता है, सॉरी थर्ड स्टेट के द्वारा। थर्ड स्टेट के द्वारा सेकेंड स्टेट पे हमला कर दिया जाता है। अब थर्ड स्टेट जब हमला कर देते हैं तो बहुत ज़बरदस्त का हमला होता है। इसके कारण सिचुएशन जो है और ख़राब हो जाता है फ्रांस का। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि फसल ख़राब है, महंगाई बढ़ चुका है, लोगों को खाने के लिए मिल नहीं रहा है, और ऊपर से ये जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किनका है? थर्ड स्टेट वालों का है। थर्ड स्टेट वाले सेकंड स्टेट वाले पे हमला कर देते हैं। अब सेकंड स्टेट के कैटेगरी में आते कौन कौन लोग हैं? तो किंग से जुड़े हुए लोग, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग, ये लोग आते हैं। जब इन लोगों पर हमला होता है तो ये हमला राजा को महसूस होता है। अब राजा डर जाता है। तो डरता है तो राजा क्या करता है? किंग सरेंडर कर देता है। किंग क्या करता है? सरेंडर कर देता है। सरेंडर कर देने का मतलब क्या है? सरेंडर करने का ये मतलब नहीं है कि राजा गद्दी छोड़ देता है। सरेंडर करने का मतलब ये है कि राजा जो है इनके मांगों को मान लेता है। किन की मांगों को? जो कॉमन स्टेट थर्ड स्टेट का जो डिमांड था,
तो अब मान लेता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि राजा नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर देता है। यह कौन नेशनल असेंबली है? यह असेंबली वो उन लोगों का है जो थर्ड स्टेट में आते हैं, मतलब कॉमन पीपल का है। तो नेशनल असेंबली को मान्यता प्रदान कर देता है। नेशनल असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड, दर्जा मिल जाता है इसको, राजा का मान्यता मिल जाता है। अब यही नेशनल असेंबली आप देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, ड्राफ्ट करने का काम कर रहा था। अब आगे क्या होता है? जब नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो इसके द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन को भी मान लिया जाता है। अब क्या होता है? लुईस 16 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। लुईस 16 जो फ्रांस का राजा है, बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, यह लुईस 16 अब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गवर्न किया जाएगा। विल बी गवर्नड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, विल बी गवर्नड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के तौर तरीक़ों से अब ये शासन चलाएगा। गवर्नड बाय कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन आ चुका है फ्रांस में। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? फ्रांस में आ गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आ गया तो अब फ्रांस में पहले क्या व्यवस्था था? मोनार्की था। पहले कैसा व्यवस्था था? मोनार्की था, ओनली मोनार्की। लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तो क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आप देख रहे हैं ये व्यवस्था में बदलाव देख रहे हैं, पॉलिटिकल सिस्टम में चेंज देख रहे हैं कि पहले मोनार्की था, अब मोनार्की से क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। तो फ्रांस में सत्ता किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि किस प्रकार से मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जा रहा है। कब बन जा रहा है? जब नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हो रहा है और नेशनल असेंबली क्या कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो राजा खुद से सारा डिसीजन नहीं ले सकता है, वो बंद चुका है, उसका एक लिमिटेशन तय हो गया। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रावधानों के आधार पर शासन चलाएगा। तो इस प्रकार से मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे 4 अगस्त 1789 को। 4 अगस्त 1789, 4 अगस्त 1789 को क्या होता है? ये देखिए 4 अगस्त 1789 को असेंबली जो है कुछ अपना डिसीजन देता है, असेंबली कुछ निर्णय लेता है। तो क्या निर्णय लेता है? तो एक्शन लिया जाता है असेंबली के द्वारा, एक्शन लिया जाता है। क्या क्या एक्शन लिया जाता है नेशनल असेंबली के द्वारा? तो पहला चीज़ क्या है कि वो फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करता है, एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम, एबोलिस्ट खत्म कर देता है। ये नोट्स में आप लिख सकते हैं, एबोलिस्ट फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को क्या करता है? खत्म कर देता है। यह पहला पॉइंट कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर देता है। कौन कर रहा है? नेशनल असेंबली कर रहा है। दूसरा चीज़ और ख़त्म कर रहा है कि वो एबोलिश कर दे रहा है। ये एबोलिस्ट मतलब ख़त्म कर देना, एबोलिस्ट सेम है इसलिए हम ये इस टाइप का साइन दे रहे हैं कि एबोलिस्ट और क्या कर दे रहा है? प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ, जो भी सुविधाएँ, जो भी अधिकार जन्म से ही मिल जा रहे हैं किसी खास लोगों को, कुछ खास लोगों को, उसको बंद करने का घोषणा करता है फ्रॉम बर्थ। तो प्रिविलेज जो भी लाभ मिल रहा है बर्थ से, जन्म सिद्ध अधिकार, उसको ख़त्म कर रहा है। तीसरा चीज़ क्या कर रहा है? दो चीज़ तो ये आप देख लीजिए, पहला कि एबोलिश कर रहा है फ्यूडल सिस्टम को, दूसरा आप देख रहे हैं कि एबोलिश कर रहा है प्रिविलेजेज फ्रॉम बर्थ, है ना। और तीसरा चीज़ क्या ख़त्म कर रहा है? तीसरा चीज़ ये ख़त्म कर रहा है कि जो टैक्स है, एबोलिस्ट टैक्स, टैक्स में भी खासकर आप देखेंगे टाइद, इसको ख़त्म कर रहा है। तो ये तीन चीज़ जो नेशनल असेंबली डिसीजन लेता है, कब लेता है? 4 अगस्त 1789 को लेता है। 4 अगस्त 1789 को ले रहा है। कौन डिसीजन ले रहा है? नेशनल असेंबली ले रहा है। यही नेशनल असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करता है। तो आगे अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कि फ्रांस तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था? 1791 में आया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा, उद्देश्य होगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? उद्देश्य, प्रिंसिपल। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सिद्धांत थे, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्या था कि यह लिमिट करता था पावर ऑफ मोनार्क को, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, ये भी आप पॉइंट में लिख सकते हैं, लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। यह क्या कर रहा है? किंग के पावर को सीमित कर रहा है। यह पहला चीज़ हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम उसको देखेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का कि ये सेपरेट कर दे रहा है पावर को, सेपरेटेड, सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, मीन्स तीनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है।
एग्जीक्यूटिव को भी, लेजिस्लेचर को भी और जुडिशियरी को, ताकि पावर डिसेंट्रलाइज हो सके, एक व्यक्ति के पास ना रहे। तो ये दूसरा एक्शन है, ऑब्जेक्टिव है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि आप इसके मेंबर बनने के लिए, किसके मेंबर बनने के लिए? नेशनल असेंबली के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन का मदद लिया जाएगा। मीन्स अब ये नेशनल असेंबली ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रही है, ड्राफ्ट कर रही है, नेशनल असेंबली तो है ही। अब ये लोग अपने आप को स्पोक पर्सन ऑफ द कंट्री भी कहते हैं, तो नेशनल असेंबली का मेंबर कोई कैसे बन सकता है? तो उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए चुना जाएगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके, इसके मेंबर बनने के लिए आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब हम लोग समझेंगे क्या कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन किस प्रकार से होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो नेशनल असेंबली के इलेक्शन को हम लोग समझेंगे, किसके असेंबली इलेक्शन को? नेशनल असेंबली के वोटिंग को, नेशनल असेंबली के वोटिंग को, नेशनल असेंबली के वोट को। तो इसके तहत क्या हुआ, जितने भी सिटीजन थे फ्रांस में, जो भी सिटीजन थे, ऑल सिटीजन, इनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला एक्टिव सिटीजन और दूसरा पैसिव सिटीजन। दूसरा कैसे सिटीजन हो गया? पैसिव सिटीजन हो गया। अब एक्टिव पैसिव क्या है, इसको हमको अच्छे से समझना होगा। तो बस अभी इतना ध्यान में रखना है कि नेशनल असेंबली का वोटिंग को हम लोग समझ रहे हैं कि किस प्रकार से इलेक्शन हो रहा है इनडायरेक्ट। तो आप समझ जाइए कि जितने भी सिटीजन है, जितने भी नागरिक हैं फ्रांस के, उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया गया है। एक एक्टिव हो गए और दूसरे क्या हो गए? पैसिव हो गए। अब किस प्रकार से इनका रोल है, हम इसको आगे समझेंगे अभी। तो देखिए, एक्टिव सिटीजन वैसे लोग हो गए, एक्टिव सिटीजन में कौन आ गए? एक्टिव में वैसे लोग आ गए जो 25 ईयर्स से एबव हों या 25 ईयर्स के हों। इसके 25 ईयर्स उनका पूरा होना चाहिए, 25 ईयर्स ऑफ एज। अब ज़्यादा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है कि इनके ये एट लीस्ट पे टैक्स इक्वल टू 3 days वेज। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है कि 25 साल का उम्र पूरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा चल सकता है, कम नहीं चल सकता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कम से कम वैसे ही लोग वोट कर सकते हैं, वैसे ही लोग एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आएंगे जो टैक्स पे करते हों। कितना टैक्स पे करते हों? कम से कम 3 दिन के मजदूरी के लायक अमाउंट पे करते हों टैक्स के रूप में, तभी वो एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आ सकते हैं। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट जो आप देख रहे हैं, इससे ये सिद्ध हो जा रहा है कि जो लोग नहीं कमा रहे हैं, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों या बच्चे हों। ठीक है, तो दो क्राइटेरिया है एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आने के लिए। पहला कि आपका 25 साल का उम्र पूरा होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते हैं। और दूसरा क्या कि आपको टैक्स पे करना है कम से कम 3 दिन के वेज के ही इतना, जितना 3 दिन का मजदूरी है उतना कम से कम आप टैक्स पे कर रहे हों, तभी आप एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं। तो एक्टिव सिटीजन को आप समझ गए। अब दूसरा कैटेगरी है पैसिव सिटीजन का। पैसिव सिटीजन में कौन आते हैं? तो वीमेन तो आएंगी ही, वीमेन तो होंगी ही, और साथ ही साथ चिल्ड्रेन, ये इसके सदस्य हैं। और तीसरा आप कह सकते हैं कि जो निर्धन लोग हैं, जो पुरुष हैं निर्धन, वो भी आएंगे। तो मुख्यतः वीमेन और चिल्ड्रेन आ गए। तो आप समझ रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव में किस प्रकार से डिवाइडेड कर दिया गया है पॉपुलेशन को। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक्टिव सिटीजन ही केवल वोट करते हैं नेशनल असेंबली के चुनाव में। एक्टिव सिटीजन ही केवल वोट करेंगे। अब वोट कैसे होगा? तो ये एक्टिव सिटीजन क्या करेंगे, जो भी एक्टिव सिटीजन है जो वोट कर सकते हैं, ये एक्टिव सिटीजन क्या करते हैं? 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं। ये क्या करते हैं? 50,000 इलेक्टर्स को चुनेंगे, 50,000 इलेक्टर्स को चुनते हैं। अब जब 50,000 इलेक्टर्स को चुन लेंगे तो ये 50,000 इलेक्टर्स क्या करेंगे? 745 मेंबर को चुनेंगे। कितने को चुनेंगे? 745 मेंबर को चुनेंगे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट चुनाव हो गया, क्योंकि डायरेक्ट लोग तो चुन नहीं रहे हैं। लोग किसको चुन रहे हैं? 50,000 इलेक्टर्स को चुन रहे हैं। अब ये 50,000 इलेक्टर्स जो हैं ये 745 मेंबर को चुन रहे हैं जो नेशनल असेंबली में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है। और कौन चुन रहा है? तो एक्टिव सिटीजन चुन रहे हैं। एक्टिव सिटीजन में कौन लोग आते हैं? तो वैसे लोग आ रहे हैं जो 25 साल की उम्र को पूरा कर चुके हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा गया है कि कम से कम वो 3 दिन के वेज को टैक्स के रूप में दे रहे हों। मतलब निर्धन लोग इसमें नहीं हैं एक्टिव सिटीजन में, महिलाएं नहीं हैं एक्टिव सिटीजन में, बच्चे नहीं हैं एक्टिव सिटीजन में। तो ये चुनाव था नेशनल असेंबली का। यहाँ पर आप चार्ट के जरिए भी समझ भी सकते हैं कि पैसिव सिटीजन वो हो गए, लगभग नो वोटिंग राइट है उनके पास। वीमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स एज। ओके, एक्टिव सिटीजन को ही वोट देने का अधिकार है। तो ये सब इस यहाँ पर चार्ट के जरिए समझाया गया है। देख रहे हैं कि यहाँ पर 50,000 इलेक्टर्स को चुना जाता है जो नेशनल असेंबली में 745 मेंबर को चुनते हैं। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, उसमें
राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन ही है मेंशनड, लोगों के अधिकारों को मेंशन किया गया है। आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर राजा को बेचैनी होती है। राजा कौन है यहाँ पर? चूँकि राजा है तो लुईस 16 ही ना किंग है। वो क्या करता है? सीक्रेटली, है ना, वो क्या करता है? सीक्रेटली मीन्स चुपचाप, गुप्त तरीके से, सीक्रेटली कंसल्ट करने का प्रयास करता है। किसको कंसल्ट करने का प्रयास करता है? ऑस्ट्रियन किंग को और पर्सियन किंग को। किसको कंसल्ट करता है? ऑस्ट्रियन और पर्सियन किंग को। क्या कंसल्ट करता है? तो वो मदद मांगने का प्रयास कर रहा है, मदद मांगने का प्रयास कर रहा है। कौन मदद मांगने का प्रयास कर रहा है? लुईस 16 मदद मांगने का प्रयास कर रहा है। क्यों? वो बोल रहा है कि हमारा जो सत्ता है, जो मोनार्की है, राजतंत्र है, वो खतरे में है, आप मदद करिए क्योंकि आप भी राजा हैं। और ये लोग भी मदद करने का आश्वासन देने का तैयार हो जाते हैं देने के लिए। क्यों? क्योंकि ये लोग भी देख रहे हैं कि अगर फ्रांस में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तो कल होकर इनके यहाँ भी उत्पन्न हो सकती है कि लोग राजा के खिलाफ विरोध करें। लेकिन ये जो सेक्रेटरी ये लोग कंसल्ट करने का कोशिश करते हैं, राजा जो कंसल्ट करने का कोशिश करता है लुईस 16, यह लोगों को पता चल जाता है, यह लोगों को पता चल जाता है। तो पता चलता है तो लोग क्या करते हैं? इसके खिलाफ, इन दोनों देश के खिलाफ लड़ाई पहले ही शुरू कर देते हैं। कौन शुरू कर देता है? आम आदमी, कॉमन पीपल। जो नेशनल असेंबली है उसको पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, इसलिए नेशनल असेंबली पहले ही डिसाइड करता है कि इसके साथ लड़ाई घोषित कर दो। किसके साथ? ये ऑस्ट्रियन किंग और पर्सियन किंग के साथ। और राजा से तो नाराज़ हो ही जाते हैं, अपने राजा से ये लोग नाराज़ हो ही जाते हैं। तो क्या हो, अब देखते हैं कि ये लोग मोनार्की पर भी अटैक करते हैं। ठीक है, अब इस समय आपको चर्चा मिलेगा क्या चीज़ का? तो मर्सलीज का, जो क्या है, एक नेशनल एंथम है जो वहाँ गाया जाता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि पैट्रियोटिक सॉन्ग जो है, देशभक्ति गाना है मर्सलीज, जो कि किसके द्वारा कंपोज किया गया था? रोजेट दे आइले के द्वारा कंपोज किया गया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। यह अब नेशनल एंथम बन गया है, कहाँ का? फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया, जैसे जनगण मन हम लोगों के यहाँ है। तो लोग इससे क्या हो रहा था? ओतप्रोत हो रहा था, ये राष्ट्रभक्ति की फीलिंग दे रही थी, नेशनलिज्म का भावना इन लोगों में पनपा रहा था, लोगों को एक किए हुए था। अब आप इस समय फ्रांस की सिचुएशन क्या देखेंगे कि जो भी पुरुष हैं वहाँ के युद्ध में इन्वॉल्व हैं, मेन क्या कर रहे हैं? लड़ाई में हैं। महिलाएं क्या कर रही हैं? हाउस होल्ड वर्क में कर रही हैं। और इन सब के पीछे जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हैं? वो लोग राजा को जवाबदेही दे रहे हैं कि ये राजा का जिम्मेवारी है। अब आप क्या देखे थे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का श्रेय किसको दिया जा रहा है? ये रिच पीपल को दिया जा रहा है कि अमीर वर्ग के लोग ही इसका फ्रेमिंग किए थे, रिच पीपल इसका फ्रेमिंग किए थे। लेकिन लोग मान रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना गया, मतलब अब कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने का दौर शुरू हो रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं माना जाता है। आप देखेंगे कि यहीं पे पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया जाता है जैकोबियन क्लब के द्वारा। मीन्स फ्रांस में बहुत सारे क्लब्स चल रहे थे, फ्रांस में बहुत सारे क्लब्स चल रहे थे, लेकिन एक क्लब था जो जैकोबियन क्लब था, काफ़ी फेमस हो गया हुआ था। कह रहा है द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबियंस विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट हिज पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। महिलाएं भी अपना क्लब चला रही थी। कह रहा है मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग टू मेनली टू द लेस प्रोस्पेरस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब गरीब वर्कर लोग ये लोग थे इस जैकोबियन क्लब के सदस्य ज़्यादातर। दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स। मतलब ये सब जो कारीगर थे ये लोग इसके सदस्य होते थे। डेली वेज वर्कर्स थे जनरली इसमें। तो आप देख रहे हैं कि यही जो जैकोबियन क्लब है, अब इसके भूमिका को आप समझेंगे। तो 1792 में क्या होता है अगेन? अब हम लोग 1792 में आ गए कि 1792 में क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्णन है कि 1792 में क्या हो रहा है। 1792 में सप्लाई जो है ग्रेन का वो गिर जा रहा है, मीन्स कम जा रहा है। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स क्या हो रहा है? डिक्रीज कर जा रहा है। सप्लाई ऑफ ग्रेन्स क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है, जिसके कारण क्या होगा? फूड शॉर्टेज होगा। फूड शॉर्टेज होगा तो फूड का जो कमी होगा उसके कारण क्या होगा? फूड का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। स्वाभाविक है कि मात्रा जब डिमांड, सप्लाई जब कम गया तो दाम तो बढ़ना है फूड। अब क्या हो रहा है? फूड का प्राइस इंक्रीज कर जा रहा है। अब अभी आप क्या देख रहे हैं कि जैकोबियंस जो हैं अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे? जैकोबियंस का अपना कुछ ड्रेस भी है। तो दिस जैकोबियंस केम टू बी नोन एज सैन क्लॉटस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी breeches। सेंस क्लॉटेस मेन
वोर इन एडिशन द रेड कैप सिम्बोलाइजेज लिबर्टी, मतलब रेड कैप यहाँ पर है वो लिबर्टी को शो कर रहा है। वीमेन हाउएवर वेयर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को ऐसा पहनने का आज़ादी नहीं था। ये ड्रेसिंग के बारे में है, उनका खास प्रकार का ड्रेस होता था, नी ब्रीचेज ये सब, ठीक है। करा इन समर 1792 में क्या होता है, जैकोबियंस प्लान करते हैं इंसरेक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज ऑफ हाई प्राइसेस ऑफ फूड। ऑन द मॉर्निंग August 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ टूलरीज, मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। मतलब क्या होता है, अब ये जो जैकोबियंस थे ये लोग क्या होते हैं, आग बबूला हो जाते हैं ये बढ़े हुए प्राइस से, सप्लाई चेन में कमी आने के कारण। और ये लोग क्या करते हैं, राजा को कैप्चर कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, घंटों तक बंदी बना करके रखते हैं। अब आगे क्या होता है, लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। अब आगे ये लोग का मत होता है, ये लोग सपोर्ट करते हैं कि रॉयल फैमिली को क्या किया जाए, कैद कर लिया जाए। इलेक्शन होते हैं, चुनाव किया जाता है, कराया जाता है। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट देयर राइट टू वोट। मतलब अब देखिए ये जो क्या किया है, कुछ नया बदलाव आया कि 21 साल, पहले 25 साल एज था, अब 21 साल हो गया। 21 साल या इससे ऊपर के जो भी लोग हैं, चाहे उनके पास संपत्ति है या नहीं है, गरीब है अमीर है, उससे मतलब नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन महिलाएं यहाँ भी शामिल नहीं हैं, ये गौर करना है। तो अब क्या देखते हैं कि राजा तो कैप्चर कर लिया गया है, अब आगे रानी को भी कैप्चर कर लिया जाता है, तो राजा को फांसी दे दी जाती है। अब किसका शासन आ जाता है जो फांसी मिलता है, तो आप देखिएगा शासन आ जाता है यहाँ पे, द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन 21 सितंबर 1792 इट एबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस ए रिपब्लिक। मतलब 21 सितंबर 1792 को, है ना, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया जा रहा है, रिपब्लिक कर दिया जा रहा है। तो मतलब अब आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बन गया फ्रांस। तो अभी किसका शासन चल रहा है, तो शासन आप देख रहे हैं कि किसका चल रहा है, जैकोबियन क्लब्स थे, यही लोग अभी मोशन में हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 21 सितंबर 1792 को फ्रांस क्या बन जा रहा है, रिपब्लिक बन जा रहा है, फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब आगे क्या देखेंगे कि लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ बाय ए कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे ला कॉन्कोर्ड। मतलब अब जो ये राजा है लुई 16, इसको फांसी दे दी जाती है, किस आरोप में, देशद्रोह के आरोप में। और 21 जनवरी 1793 को उसे प्लेस डे ला कॉन्कोर्ड में क्या होता है, फांसी दे दी जाती है। आगे चल के मैरी एंटोनेट जो उसकी पत्नी होती है, जो वहाँ की रानी होती है, उसको भी फांसी दे दी जाती है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कि किस प्रकार से राजा का अंत हो रहा है, किस प्रकार से फ्रांस पहले मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हुआ, रिपब्लिक बना। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से वोटिंग के जो राइट्स हैं वो उनमें परिवर्तन होते हुए देखें। अब हम लोग रेन ऑफ टेरर पढ़ेंगे। रेन ऑफ टेरर जो है 1 साल का पीरियड है। रेन ऑफ टेरर कितने दिनों का पीरियड है, ये रेन ऑफ टेरर हम लोग देख रहे हैं, ये 1 साल का पीरियड है। 1793 से 1794 तक चला ये पीरियड। और इस किसके द्वारा रन कराया जा रहा है, यहाँ पर लीडर कौन है, तो यहाँ पर लीडर है मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। क्या नाम है लीडर का, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर। तो इस मैक्समिलियन रॉबिस्पियर का शासनकाल चल रहा है। इसका नाम आप क्या देखेंगे, मैक्समिलियन रॉबिस्पियर, यही इसी का शासनकाल चल रहा है। और इसको रेन ऑफ टेरर किया जाता है, कहा जाता है। खौफ का दौर है ये, फ्रांस में काफ़ी खतरनाक ढंग से ये शासन चलाता है। अब इसमें क्या होता है, गिलेटिन का एक चर्चा आता है। गिलेटिन क्या है, तो गिलेटिन एक कुछ नहीं, एक मशीन होता है जो सर काटने के लिए उपयोग में किया जाता है। इस प्रकार का शेप में रहता है, ऊपर से यहाँ पे गर्दन लगा दिया जाता है व्यक्ति का, ऊपर से गिरता है और गर्दन कट जाता है। तो गिलेटिन का इस्तेमाल ये बहुत ज़्यादा करता है। क्यों करता है, तो कोई भी व्यक्ति जो राजा के पक्ष में बोलता है या रॉबस्पियर के अगेंस्ट में बोलता है, उसको गिलेटिन करा दिया जाता है। तो इसके समय भी आप कुछ बदलाव देखेंगे कि ये थोड़ा सा मनमौजी टाइप का था, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि ये डिक्टेटर टाइप का था। तो ये करता क्या है कि वेज को लिमिट कर देता है, वेज को लिमिटेड कर देता है, मीन्स फिक्स कर दिया, वेज को लिमिट कर दिया, फिक्स कर दिया। मीट ब्रेड को भी लिमिट कर देता है, उनके सप्लाई को राशनड कर देता है। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि राशन के द्वारा पीडीएस सिस्टम के द्वारा दिया जाता है सबको, कोटा के जरिए इतना केजी चावल, इतना केजी गेहूँ, उसी प्रकार से मीट और ब्रेड को ये राशन कर देता है, लिमिट लगा देता है उस पर कि किसको कितना दिया जाना है। इसके अलावा ये प्रमोट करता है वाइट ब्रेड को, ताकि इक्वालिटी आ सके, प्रोमोटेड वाइट ब्रेड। ये सब मेजर स्टेप्स हैं जो इसके द्वारा लिए गए हैं, प्रोमोटेड वाइट ब्रेड।
तो ये सारे स्टेप्स हैं इसके द्वारा लिए गए हैं जिससे लोग नाखुश होते हैं। जो इसके साथ बल भी होता है वो भी इससे नाखुश हो जाता है। ये इवेंट की जो बहुत सारी बोलचाल की भाषा है उसमें भी चेंज लाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल जो यूज किया जाता था सर मैम, उसके जगह पर ये क्या कहता है सिटोयन, है ना, सिटोयने। मतलब जो पुरुष होंगे उनको सिटोयन कहा जाएगा और जो महिलाएं होंगी उनको सिटोयन कहा जाएगा। चर्चेज वेयर शट डाउन, चर्च को बंद कर दिया जाता है, उनके जगह पर जो बिल्डिंग है उनको बैरक में और ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। मीट और बेड वेयर राशनड, देख रहे हैं आप। तो इस प्रकार से इसका शासन व्यवस्था चलता है जो प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दखलंदाजी करता है हर जगह, लोगों के निजी जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगता है, इतना कड़ा कानून बनाता है। अंत में क्या होता है, लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं और फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। लोग इसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, इसको दोषी पाया जाता है और 17 जुलाई 1794 में इसकी गिरफ्तारी होती है और अगले ही दिन इसे भी गिलेटिन किया जाता है। तो गिलेटिन क्या है, आप समझ गए कि मशीन है जिससे गर्दन काटा जाता है, सिर कटवा मशीन आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से रॉबस्पियर का अंत होता है। अब रॉबस्पियर का अंत हो रहा है तो आप ये देख लिए कि रॉबस्पियर का अंत हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे एक नया शासन व्यवस्था जिसको डायरेक्टरी रूल कहते हैं या डायरेक्टरी रूल कह सकते हैं आप। ये डायरेक्टरी रूल है फ्रांस में। ये शासन किसके द्वारा लाया गया, तो ये मिडिल क्लास के द्वारा लाया जाता है। और ये रॉबस्पियर तो आप देख रहे हैं कि गरीब है तो पुअर के द्वारा लाया गया है। गरीब माने वर्कर क्लास है। और उससे पहले बार जो 1791 में 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उस समय जो शासन व्यवस्था आया तो आप देखे थे कि वो लोग रिच पीपल के द्वारा किया गया था। तो रिच का आप शासन देख लिए, उसके बाद आप गरीब का देख लिए, अब आप मिडिल क्लास का देखेंगे। तो मिडिल क्लास कौन सा रूल लाता है, डायरेक्टरी का रूल लाता है। ये भी सक्सेस नहीं होता है। तो डायरेक्टरी किसके द्वारा चलाया जा रहा है व्यवस्था, मिडिल क्लास के द्वारा। सोसाइटी के जो मिडिल क्लास हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था चलाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये लोग 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करते हैं। कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म करते हैं ये लोग। कैसे फॉर्म करते हैं, तो इलेक्शन के जरिए, बाय इलेक्शन, बाई इलेक्शन। तो कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर्म किए, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। किस व्यवस्था के तहत, तो डायरेक्टरी रूल के तहत। अब ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये काउंसिल क्या करता है, 5 मेंबर को सिलेक्ट करता है। ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल है कितने मेंबर को सिलेक्ट करता है, 5 मेंबर को, 5 मेंबर को सिलेक्ट करता है ये 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्हीं 5 मेंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। अब ये डायरेक्टरी का काम क्या है, अब ये डायरेक्टरी क्या करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पर नज़र रखता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करता है, डायरेक्टरी पे नज़र रखता है। ये दोनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके, मतलब ट्राई टू चेक ईच अदर। अब इसके कारण क्या होता है, कोई काम ही नहीं हो पाता है। इतना पेचीदा हो गया, कन्फ्लिक्टेड हो गया कि काम ही नहीं हो पा रहा है। अब काम नहीं हो रहा है तो ये जो डायरेक्टरी रूल आया फ्रांस में ये भी फेल हो जाता है। ये डायरेक्टरी रूल भी क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। ये तो और भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब जब डायरेक्टरी रूल फेल हो जाता है तो फ्रांस में आप देखिएगा कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया। क्या हो गया, पॉलिटिकल वैक्यूम। पॉलिटिकल वैक्यूम का क्या मतलब हो गया कि कोई भी सत्ता संभालने योग्य है ही नहीं, सत्ता ऐसे ही पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। जो थोड़ा भी योग्य होगा वो उसका जगह ले लेगा। यहीं पे एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। किसकी एंट्री होती है, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री यहीं पे होती है। अब नेपोलियन बोनापार्ट क्या क्या चेंजेस लाता है, क्या करता है, नहीं करता है, ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। हम लोग को बस इतना ही जानना है कि डायरेक्टरी रूल जब फेल करता है तो यहाँ पर कौन आता है शासन व्यवस्था संभालने, नेपोलियन बोनापार्ट आता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट आता है तो वो क्या करता है, वो अगेन जो रिपब्लिक बन चुका है फ्रांस, अभी हम लोग देखे थे कि रिपब्लिक बन चुका है, इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं, तो रिपब्लिक से अगेन कन्वर्ट कर देता है मोनार्की में, अगेन कर देता है मोनार्की में। मोनार्की कहिए या इसको डिक्टेटरशिप कहिए, डिक्टेटरशिप कहिए। तो इसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, कौन कर दे रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट कर दे रहा है। कौन कर दे रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट। तो यहाँ तक हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के एंट्री को समझ लिए। अब हम लोगों को महिलाओं के योगदान को समझना है या महिलाओं के पोजीशन को समझना है। तो कह रहा है इस पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर में, तो कह रहा है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वीमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी और जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं फ्रेंच सोसाइटी में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और हम लोग पढ़े भी हैं कि किस प्रकार से पुरुष जब युद्ध लड़ने जा रहे थे ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये ऑस्ट्रिया से, उस समय महिलाएं घर का काम देख रही थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज़पेपर। महिलाएं भी अपना, जब जैकोबियन क्लब का चर्चा हम लोग कर रहे थे उस समय देखे थे किस प्रकार से महिलाएं भी अपना क्लब चलाती हैं और उसमें वे लोग न्यूज़पेपर भी चलाती हैं। लगभग 60 वीमेन क्लब जो था वो फ्रांस में था, फ्रेंच सिटी में। सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो यहाँ से MCQ आपका बन जाएगा, तो ये याद रखिएगा कि एक फेमस क्लब है जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, सबसे ज़्यादा फेमस वीमेन क्लब था। अब कह रहा है क्या कि उनका डिमांड क्या था, उनका डिमांड था महिलाओं का, उनका डिमांड था
दैट वीमेन इन्जॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज मेन, मतलब वोटिंग वगैरह का अधिकार उनको भी मिलना चाहिए। वीमेन में आर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced देम टू पैसिव सिटीजन, लेकिन महिलाएं इससे हतोत्साहित थीं कि 1791 में जो सबसे पहला संविधान बना वो महिलाओं को पैसिव सिटीजन मानता था, एक्टिव सिटीजन नहीं मानता था। हम लोग देख चुके हैं। आगे आप क्या देखेंगे इसी में कि आगे चल करके महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है, तो कब मिलता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि इट वाज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन इन फ्रांस वोन द राइट टू वोट, मीन्स 1946 में महिलाओं को वोटिंग राइट मिलता है फ्रांस में। तो इस प्रकार से महिलाओं का ये योगदान रहा है। इतना ही हमारे सिलेबस के लिए, एग्जाम के लिए, हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्लेवरी के बारे में कह रहा है कि स्लेवरी मतलब गुलामी होता है कि किस प्रकार से वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबियन रिजीम वाज द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी। जैकोबियन जो था, जैकोबियन क्लब आया जो कि बहुत अच्छा शासन व्यवस्था नहीं चला पाया था, लेकिन उसके शासन में भी एक अच्छा काम हुआ कि स्लेवरी को ख़त्म किया गया। फ्रेंच के कॉलोनीज से, जिसको फ्रेंच अपना उपनिवेश बनाया हुआ था, वहाँ से, उन देशों से ख़त्म हुआ स्लेवरी। द स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी। कब शुरू हुआ था? 17th सेंचुरी में। आगे आप देखेंगे कि दिस हाउ एवर टर्न आउट टू बी ए शॉर्ट टर्म मेजर। 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस द स्लेवरी। अब देखिए नेपोलियन का एक खराबी यहाँ पर क्या था कि वो फिर से स्लेवरी को शुरू कर देता है। प्लांटेशन ओनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू इंस्लेव अफ्रीकन नेग्रोज। अफ्रीका की एक खास प्रजाति है नेग्रोज, है ना, उनको स्लेव बनाया जाता था क्योंकि इससे उनका भलाई होता था, फ़ायदा होता था, इनकम अच्छा होता था, क्योंकि इनको ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ते थे, वेज वगैरह देना नहीं होता था, खाना पीना दिए, रहने के लिए एक छोटा सा जगह दे दिए और जितना काम करवाना है करवा रहे हैं। स्लेवरी को फाइनली एबोलिश कब किया गया था फ्रांस से? 1848 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये था हमारा चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन एवरीडे लाइफ में कैसे है, इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप इस प्रकार से इस चैप्टर को देखते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए चैनल पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।